हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो बेसिकली ये है लेक्चर नंबर 10.3 यूनिट नंबर 10 केमिकल सेपरेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स का ये पार्ट 10.3 है। इसके बाद में भी एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है और कुछ टॉपिक्स बचे हैं बेसिकली इस यूनिट के, वो टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कल जो है ये यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके बाद में हम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट कर देंगे। तो भाई यहाँ पे आपको मैं रेगुलर क्लासेस दे रही हूँ, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, बिना किसी गैप के, कोई संडे की तक मैंने छुट्टी नहीं ली है। एवरी डे आपको लेक्चर मिल रहा है, सारे अपडेट्स मिल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग यू गाइज है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको पूरे YouTube पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलो भाई, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल्स, टाइप्स, इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग, कैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में बताऊंगी, और यहाँ लिखा है एनालिसिस ऑफ प्रोटीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देयर डिटेक्शन। चलो अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रोसेस व्हिच सेपरेट चार्ज पार्टिकल इन अ फ्लूइड यूजिंग अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज की हम फील्ड बना के पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, और ये सबसे ज्यादा किसको सेपरेट करने में हेल्प करता है? प्रोटीन्स को। देखो यहाँ लिखा भी है, इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन लाइफ साइंसेस टू सेपरेट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में हम इसका यूज करते हैं, और डीएनए को भी सेपरेट करने में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की प्रोसीजर्स होती हैं। तो जो हमें मॉलिक्यूल सेपरेट करना है उसके टाइप पे और उसके साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है हम कौन सी टेक्निक का, कौन सी प्रोसीजर का यूज करके हम सेपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, द प्रोसेस differ in some ways but all need a source for electric charge। प्रोसीजर अपने आप में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हर किसी में इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत होती है। एक सपोर्ट मीडियम होता है और एक बफर सॉल्यूशन होता है, ये कॉमन है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज, एक क्या मतलब, एक इलेक्ट्रिक चार्ज में काम करता है, एक सपोर्ट मीडियम और एक बफर सॉल्यूशन होता है। ये हर प्रोसीजर का इसमें जो है मेन कंपोनेंट रहेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस लेबोरेटरीज में यूज होती है फॉर द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने पर उनके साइज, डेंसिटी और प्यूरिटी के बेसिस पे। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। अब देखो इसका प्रिंसिपल मैं बताऊं कैसे काम करता है। तो ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस आर डायरेक्टेड बाय सिंगल सेट ऑफ जनरल प्रिंसिपल। एक सिंगल सेट ऑफ जनरल प्रिंसिपल है, वो है mobility of a molecule equals to applied voltage into net charge on a molecule upon friction of the molecule। मतलब कि मॉलिक्यूल कितना मूव कर रहा है, मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट, डिपेंड करता है कितना वोल्टेज दिया गया है और मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज था, उसके अपॉन में फ्रिक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, फ्रिक्शन कितना रहा है। देखो, द मोबिलिटी और अ रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद इंक्रीज अप्लाइड वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा मोबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ में आई? एंड नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, नेट चार्ज बढ़ेगा तो भी मोबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और इसके बाद में अगर आप यहाँ पे मोबिलिटी डिक्रीज होती है तो फ्रिक्शन बढ़ता है। रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट थ्रू वेरियस विस्कस मीडियम कॉज्ड बाय मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप। ओवरऑल मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद इंक्रीज टाइम। भाई मॉलिक्यूल का मूवमेंट टाइम के हिसाब से बढ़ता है। जैसे हम जो है 5 मिनट में मैं 1 किलोमीटर नहीं चल पाऊंगी, 5 मिनट में मैं 500 मीटर चल रही हूँ, तो 5 मिनट के 10 मिनट बाद मैं 1 किलोमीटर चल जाऊंगी, तो टाइम बढ़ा तो मेरी मोबिलिटी बढ़ गई। सेम है यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, माइग्रेशन रेट जो है वो ऐसे ही बढ़ता है टाइम के अकॉर्डिंग। इसके बाद में इन अ फ्री बफर सॉल्यूशन, एक फ्री बफर सॉल्यूशन में in the absence of molecule sieving the velocity v of a particle is proportional to the field strength। ये भाई ध्यान रखने क्वेश्चन
पूछा जाता है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी दैट इज म्यू। तो v इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। वेलोसिटी v है, फील्ड स्ट्रेंथ e है, मोबिलिटी a है। ये स्केलर होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो ये जो है v वेलोसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर होती है, और जो मोबिलिटी है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। बीइंग पॉजिटिव फॉर कैटाइंस एंड नेगेटिव फॉर एनाइंस। कैटाइंस के लिए पॉजिटिव, एनाइंस के लिए नेगेटिव। ए एन लग गया, एन मतलब एब्सेंट, एब्सेंट मतलब नेगेटिव, ऐसे याद रखना, ठीक है। कैट हमेशा पॉजिटिव वाइब्स लेके आती है, तो कैट मतलब पॉजिटिव, समझ गए। कैटाइंस पॉजिटिव, एनाइंस नेगेटिव। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े अब हम। अब देखो कौन कौन से एनालाइट हम सेपरेट कर सकते हैं। पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, हीमोग्लोबिन वेरिएंट, लिपोप्रोटीन एंड आइसोएंजाइम्स। इन सब को, ये जो एनालाइट्स हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की मदद से हम इन सब का सेपरेशन कर सकते हैं। प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, हीमोग्लोबिन वेरिएंट, लिपोप्रोटीन एंड आइसोएंजाइम्स, इन सबको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है मशीन जो है, उसमें 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है पहला नंबर द ड्राइविंग फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर, पावर सप्लाई होता है भाई, जहां से आपको करंट मिल रहा है, ये जरूरी है। दूसरा होता है सपोर्ट मीडियम, ठीक है, सपोर्ट मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तीसरा होता है बफर, बफर सॉल्यूशन होता है, ये देखो जिसमें ये डाल के रखते हैं हम, बफर सॉल्यूशन होता है। चौथा होता है सैंपल, अब भाई सेपरेट करने के लिए सैंपल भी तो चाहिए, तो यहाँ पे हम सैंपल वेल्स में सैंपल भरेंगे। और होता है एक डिटेक्शन सिस्टम, जहाँ पे आपका डिटेक्ट होके चीज आ रही है। आगे समझ में 5 कंपोनेंट समझ में आ गए। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। ये डायग्राम दिया है, देखो डायग्राम में एक बार फिर से समझा दूं, इस तरीके से दिखती है ये मशीन, है ना। ये तो इसका वैसा वाला डायग्राम है, ये ओरिजिनल ऐसे तरीके से मशीन दिखती है आपकी। और यहाँ पे देखो देखो हर तरीके की होती है, ये एक तरीका है सिर्फ, ये एक, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टाइप से ही दिखता है, ये एक है। बाकी और जो टाइप्स होते हैं, बहुत सारी मशीन होती हैं, एसडीएस पेज उनके सबकी अलग अलग दिखती हैं। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही टाइप है। यहाँ पे सैंपल वेल्स हैं, इसमें सैंपल डलता है, ठीक है। ये पावर सप्लाई लगी हुई है, बिना करंट के नहीं चलेगा ये। और ये इस प्लेट में जो है ये क्या है, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड या फिर आग्रोस जेल प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है, आग्रोस जेल प्लेट, इसमें पूरे में जेल भरी हुई है। और यहाँ भरा हुआ है क्या, बफर सॉल्यूशन, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन हम भर देते हैं। करंट चालू करेंगे, फ्लो करना चालू करेगा, और धीरे धीरे बैंड्स का सेपरेशन होना चालू हो जाएगा। बात समझ में आई, इस तरीके से ये होता है। बहुत डिटेल में नहीं जानना है आपको, है ना, इतना डिटेल में नहीं घुसते हैं अपन, थोड़ा बस पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला आता है रेट ऑफ माइग्रेशन। रेट ऑफ माइग्रेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब कि कितना मूव करेगा। पार्टिकल्स का सेपरेशन इस पर डिपेंड करता है। नेट चार्ज कितना है पार्टिकल पे, सबसे पहली चीज पार्टिकल पे चार्ज कितना है इस पर डिपेंड करता है। दूसरा मास एंड शेप ऑफ पार्टिकल, क्या मास है, क्या शेप है पार्टिकल का। तीसरा पीएच ऑफ द मीडियम, मीडियम का पीएच। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ से बनी गई है, कितनी इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हो रही है। फिर सपोर्टिंग मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ सपोर्टिंग मीडियम, जो आपने उसको सपोर्टिंग मीडियम दिया, जैसे आग्रोस जेल दिया है तो उसमें अच्छे से सेपरेशन हो सकता है। फिर टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया गया है उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो ये सब फैक्टर्स जो है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस को, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करें कॉमन मीडियम्स की। जो मीडियम मैं बता रही थी ना, जो जैसे आग्रोस जेल का हमने प्लेट यूज करता है, ऐसे और भी होते हैं, जैसे फिल्टर पेपर। पहला मीडियम क्या है, फिल्टर पेपर। तो हम सपोर्ट मीडियम में फिल्टर पेपर लेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो 16 से 18 घंटे लगाएगी लो वोल्टेज पे। अगर आपने पेपर लिया फिल्टर पेपर तो 16 से 18 घंटे लग जाएंगे सेपरेशन में लो वोल्टेज पे। दिस लॉन्ग टाइम इंटरवल एंड डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स लीडिंग टू ब्लरिंग ऑफ मार्जिन एंड अ डिसएडवांटेज टू पेपर। ठीक है भाई, देखो अब जब इतना लंबा टाइम लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिन ब्लर हो रहे हैं, तो इस कारण से प्रॉपर यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं देखने मिल रहा है। तो फिल्टर पेपर वाला प्लान कैंसिल करते हैं हम, इससे हम सेपरेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है भाई सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट क्वाइट प्रेवलेंट इन क्लिनिकल केमिस्ट्री as it offers a convenient support that can be equilibrated with buffer in few seconds and yield good separation of protein from biological fluids. Biological fluids क्या होते हैं,
ब्लड, यूरिन, सलाइवा, ये सब बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं। तो उनमें से अगर आपको प्रोटीन सेपरेट करने हैं तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। सेलुलोइक एसीटेट को एज अ मीडियम, सपोर्ट मीडियम यूज कर सकते हो, कुछ सेकंड्स में ही सेपरेशन कर देता है, ठीक है। एंड यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स, आइसोएंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन। किस किस के लिए? लिपोप्रोटीन्स, आइसोएंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन के सेपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आता है आग्रोस जेल। भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो सभी ने सुना है, पढ़ा भी होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अग्रोस जेल वही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? आग्रोस, अगार अगार एल्गी से बना के जो है हम यहाँ पे आग्रोस जेल बनाते हैं। एक पॉलीसेकेराइड है जो कि सीवीड, अगार एल्गी जो होती है ना, अगार अगार, उससे बनाई जाती है ये जेल। इट इज अ प्यूरिफाइड लीनियर गैलेक्टिन हाइड्रोकोलॉइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अगार। अभी मैंने बताया अगार से निकलती है ये, ठीक है। लाइक रोडोफाइट्स, रोडोफाइट्स क्या है? एक तरीके के अगार हैं, एल्गी हैं, उससे आपको मिल रहा है। आग्रोस जेल एक्सट्रीमली इजी होता है प्रिपेयर करने में और ये नॉन टॉक्सिक होता है। और इसमें क्या, आग्रोस जेल की एक्सटेंसिव रेंज होती है सेपरेशन की, बट कंपैरेटिवली लो रिजॉल्विंग पावर, लो रिजॉल्विंग पावर होता है, बट जो है सेपरेशन अच्छे से आपको देखने मिल सकता है। फिर आ जाओ चौथे पे, पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स। पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स में दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेज सेपरेशन टेक्निक का और एक होता है एचडीएसपी टेक्निक का नाम है। जब हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज करते हैं तो हम जो टेक्निक है वो है पेज और एचडीएस पेज बोलते हैं हम। तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल आर कंसिडरेबली मोर एक्सपीडिटिंग टू फॉर्मुलेट देन आग्रोस जेल। आग्रोस जेल से ज्यादा अच्छा होता है सेपरेशन पॉलीएक्रिलामाइड जेल में। पॉलीएक्रिलामाइड, जल्दी जल्दी जरा बोलो 3-4 बार, पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड। अब मैंने प्रैक्टिस करी ना, इसलिए बच्चे बोलते बन रहा है। आप जरा बोल के देखो, आपसे बोलते बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाते पढ़ाते बोल रही हूँ ना तो ऐसे टंग मेरी स्लिप हो जाती है। जरा बोल के देखना किससे बन रहा है। पॉलीएक्रिलामाइड, ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल। These gels have comparatively small range of separation, small range of separation है but high resolving power देता है for characterization and separation of mixture of proteins, ठीक है। These gels are used, proteins के mixture को separate करने के लिए use करते हैं। Acrylamide is known as potent neurotoxin, भाई neurotoxin है, ध्यान रखना। एक्रिलामाइड, आग्रोस जेल क्या है? कोई भी बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है, कुछ भी टॉक्सिन प्रेजेंट इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे पावर सप्लाई की। हमने सपोर्ट मीडियम देख लिया, हमने पावर, अब वो देख लिया कि हम कौन कौन से सपोर्ट मीडियम का यूज कर सकते हैं। अब देखो पावर सप्लाई, पावर सप्लाई क्या है कि इट अलाउज रेगुलेशन ऑफ कंडीशन लाइक कांस्टेंट वोल्टेज देता है, करंट और पावर सप्लाई देता है और एडजस्टेबल होता है, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा आप एडजस्ट कर सकते हो, उस तरीके से दिखता है ये पावर सप्लाई। अरे करंट मिल रहा है जहां से, खत्म बात। इसके बाद में आता है बफर। बफर क्या होता है? बफर कैन अफेक्ट द चार्ज ऑन एन एम्फोलिटिक बाय चेंज इन पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ। हर तरीके के बफर यूज होते हैं, टीएई बफर, टीएमबी बफर, ये अलग अलग तरीके के बफर्स का हम यूज करते हैं उसमें सेपरेशन के दौरान। चलो अब आगे आते हैं, हम टाइप्स देखते हैं कि कितने तरीके की इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, एक फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। फ्रंटल में आता है आपका माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड मूविंग बाउंड्री, और जोन में आता है यहाँ पे आपका पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल्यूलोज एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक और पॉलीएक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसी में आ जाएगा। जेल ही में आएगा बेसिकली। जेल में आपका एक हो जाएगा आग्रोस जेल और एक पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आ जाएगा। अब हम देखते हैं इनका और डिटेल में। एक होती है एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस। एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ चार्ज शिफ्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस। चार्ज शिफ्ट होता है बेसिकली इसमें, मोबिलिटी शिफ्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एफिनिटी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। द टेक्निक are established on change in electrophoretic pattern of molecule through biospecific interaction और complex formation। देखो ये separation by page, सैंपल जेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रो ट्रांसफर चार्ज का जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है, ये ट्रैप जेल है,
यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया जेल स्टेनिंग, और फिर हमने ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर ली, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब बेसिकली बहुत शॉर्ट में बता दिया है मैंने एफिनिटी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अब हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि आपके सिलेबस में है बेसिकली, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो बाकी कि मैं किसी को भी डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं है उसमें क्यों ही टाइम वेस्ट करें, वैसे भी आपके पास में टाइम बहुत कम है। चलो अब देखो भाई, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? Immunoelectrophoresis is a common name for several biochemical methods for isolation and characterization of protein on the basis of electrophoresis and reaction with antibodies. Basically, immunoelectrophoresis में हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, प्रोटीन्स का इंटरेक्शन करा रहे हैं एंटीबॉडीज के साथ में। ठीक है, प्रोटीन्स का इंटरेक्शन कराते हैं एंटीबॉडीज के साथ में। इम्यूनोग्लोबुलिन टेक्निक आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाई है। फॉरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको कुछ प्रेसिपिटेंट रिएक्शंस, इम्यूनोग्लोबुलिन टेक्निक्स, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पता करने के लिए हमने करी थी, ये टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ी थी इम्यूनोग्लोबुलिन टेक्निक भी पढ़ी थी। तो ये उसी की तरह है, बस चेंज क्या आ रहा है, हमने इम्यूनोग्लोबुलिन टेक्निक में इलेक्ट्रोफोरेसिस को जोड़ दिया, तो वो बन गया इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। बस इतना ही इसमें चेंज आ रहा है। एंटीबॉडी जो है प्रोटीन के साथ में रिएक्ट करती है और एक कैरेक्टराइज्ड अपना जो है पैटर्न बना के देती है। बेसिकली इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस रिफर्स टू प्रेसिपिटेशन इन अगार अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये जो अगार में हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में, ये वही सेम चीज है जो हमने पढ़ी थी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनो डिफ्यूजन एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इम्यूनो डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉम्बिनेशन है। एन एंटीजन मिक्सचर इज सेपरेटेड into its component part by electrophoresis and then tested by double immunodiffusion। क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक एंटीजन मिक्सचर डालते हैं। ठीक है, एक एंटीजन मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं अलग अलग पार्ट में। अब एंटीजन्स को हम हमारे पास में वेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट है, यहाँ पे वेल्स बने हुए हैं, तो हम इन वेल्स में क्या करेंगे, एंटीजन डालेंगे 1 2 3। ठीक है, विदाउट एंटीबॉडी, और हम उसको क्या करेंगे, चालू कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ट्रफ इज कट इन द जेल इनटू व्हिच एंटीबॉडीज आर प्लेस्ड। फिर हम यहाँ पे ट्रफ बनाएंगे और हम इसको कट करके यहाँ पे एंटीबॉडी डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पे, फिर हम एंटीबॉडी पहले हमने अपने एंटीजन डाले, फिर हमने एंटीबॉडी डाली। फिर क्या करते हैं, द एंटीबॉडी डिफ्यूजेस लेटरली वो डिफ्यूज करती है टू मीट डिफ्यूजिंग एंटीजेंस। द लेटेस्ट फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन अकर परमिटिंग डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ एंटीजन। द टर्म इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस जो है सबसे पहले दी थी ग्रेवर एंड विल्सन ने 1953 में। एक्चुअली इस वाले पॉइंट का मतलब बस यही है कि अब जो भी यहाँ पे उस एंटीबॉडी की जो एंटीजेंस होंगी वो आपके वहां पे बेंड्स का फॉर्मेशन करेंगी। कोई दूर बनेगा, कोई पास बनेगा, कोई जो है वो कर्व बनेगा, कोई स्ट्रेट बनेगा, कोई छोटा बनेगा, कोई बड़ा बनेगा। अलग अलग तरीके के फिनोमिना आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, स्टेप्स हम देखेंगे ना। प्रिंसिपल देखो, पहले तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ स्लाइड लेयर्ड विद जेल। एक स्लाइड है जिस पे जेल लगा हुआ है। एंटीजन मिक्सचर को हम वेल्स में भरते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम एंटीबॉडी डालते हैं, ट्रफ काट के हम उसमें एंटीबॉडी डालते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एंटीबॉडी में माइग्रेशन और डिफ्यूजन प्रोसेस अकर होती है। तो एंटी सीरम प्रेजेंट इन द ट्रफ, जो एंटी सीरम प्रेजेंट है वो एंटीजन की तरफ मूव करता है, जिससे कि प्रेसिपिटेंट लाइंस बनती हैं 18 से 24 घंटे के बीच में, जो कि रिएक्शन को इंडिकेट करती हैं इंडिविजुअल प्रोटीन और एंटीबॉडी के बीच में। इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। अभी रिजल्ट दिखाऊंगी मैं इसके बाद में, तो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जरा, ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा उसका वो है, बना हुआ है आपका इक्विपमेंट। ऐसा ही होता है ये इक्विपमेंट। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे आगरोस जेल इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेट, ग्लास स्लाइड पे हम रखते हैं। पुट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टली हम रखेंगे। सैंपल टेम्पलेट का यूज करके वेल्स को हम बनाएंगे और हम एप्लीकेशन जोन केयरफुली। द सैंपल इज डाइल्यूटेड, सैंपल को हम 2/3 विद प्रोटीन डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, 20 माइक्रोलीटर एंटीजन सॉल्यूशन और 10 माइक्रोलीटर डाइल्यूट डालेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, 5 माइक्रोलीटर पाइपेट का यूज करके 5 माइक्रोलीटर ऑफ कंट्रोल एंड सैंपल इज अप्लाइड अक्रॉस ईच करस्पॉन्डिंग स्लिट। हर स्लिट में हम वो डालेंगे, करस्पॉन्डिंग स्लिट में
कंट्रोल स्लिट और सैंपल स्लिट में हम अपनी अपनी चीजें जो है वो फिल करेंगे। फिर जेल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, इस चैम्बर में हम जेल को रख देंगे, ठीक है, विद द सैंपल ऑन कैथोडिक साइड, सैंपल को हम कैथोड की साइज, ठीक है, कैथोड की साइज पे हम सैंपल को रखेंगे और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस चालू कर देंगे 20 मिनट के लिए 100 वोल्ट पे। समझ गए? ये प्लेट थी, हमने उसमें भाई गड्ढे बनाए, हमने उसमें अपना जो है एंटीजन भर दिया और उसके बाद में हम हो गए फ्री, ठीक है। 5 माइक्रोलीटर की लेके हमने उसमें अपना सैंपल भर दिया और हमने मशीन चला दी। मशीन चलाने के बाद में क्या हो, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई 20 मिनट बाद में 20 माइक्रोलीटर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंटी सीरा डालेंगे, ठीक है। हम ट्रफ जो था उसमें हम एंटी सीरा डालेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इन द मॉइस्ट चैम्बर, और इंक्यूबेट करेंगे 18 से 20 आवर्स में, इंक्यूबेट करना है। डाल दिया, इंक्यूबेट करने के लिए रूम टेम्परेचर पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। फिर आग्रोस जेल इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड ड्राइड विथ ब्लॉटर शीट्स, हमने आग्रोस जेल को प्लेस किया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और ब्लॉटर शीट से हमने उसको ड्राई किया। जेल इन सलाइन सॉल्यूशन इज सोक्ड फॉर 10 मिनट, अब जो जेल है उसको हम सलाइन सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए डालेंगे। फिर हम उसको ड्राई करेंगे और वॉशिंग, जो हमने भी वॉशिंग करी ना उसको 2 बार हम और रिपीट करेंगे। फिर जेल को ड्राई करेंगे, टेम्परेचर जो है रूम का लेस देन 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, विथ प्रोटीन स्टेनिंग सॉल्यूशन, और फिर हम प्रोटीन स्टेनिंग सॉल्यूशन डालेंगे 3 मिनट के लिए, फॉलोड बाय डीकलराइजिंग द जेल फॉर 5 मिनट्स। फिर हम डीकलराइज भी करेंगे भाई, पहले स्टेन करेंगे फिर डिस स्टेन करेंगे, ये सब हम पूरा करेंगे। फिर हम जेल को ड्राई करेंगे और अब हम बैठ के उसका रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट में क्या आएगा, इस तरीके के जो बैंड है वो आपको देखने को मिलेंगे। सेमी सॉलिड अगार ऑन ग्लास ट्रॉफ, ये ट्रॉफ बना है भाई, इसमें हम अपना एंटीबॉडी डालेंगे, इसमें हम अपना एंटीजन डालेंगे, हम मशीन चालू कर देंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस चलेगी तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। फिर हम ट्रफ में एंटी सीरम डालेंगे, एंटी सीरम डालने के बाद में हम फिर चलाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, डिफ्यूजन होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा। फिर आपको इस तरीके के जो बेंड है, प्रेसिपिटेंट लाइन जिन्हें हम बोलते हैं, वो सीरम प्रोटीन की फॉर्म होते हुए यहाँ पे एक्चुअली दिखी है, ठीक है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन सीरम का यूज करा था हमने यहाँ पे एंटीजन के तौर पे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल प्रेसिपिटेंट आर्क रिप्रेजेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर आर्क बनते हैं, प्रेसिपिटेंट रिएक्शन होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन यहाँ पे होगा, आर्क आपको बने हुए दिखेंगे। एब्सेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सजेस्ट नो रिएक्शन, भाई अगर कोई भी प्रेसिपिटेंट लाइन नहीं बनी यानी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर डिफरेंट एंटीजन प्रोटीन जो है वो अपने अपने इंटेंसिटी, शेप और पोजीशन के हिसाब से प्रेसिपिटेंट लाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब एप्लीकेशन क्या होगी, द टेस्ट हेल्प इन द इंडिकेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट क्वांटिटाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का सीरम में आइडेंटिफाई करेंगे हम। इसके बाद में यूज डिटेक्ट नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन्स हैं तो वो भी देख जाएंगे, एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं तो वो भी देख जाएंगे ह्यूमन सीरम में। नेक्स्ट, यूज टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर, डिफरेंट एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर है तो हम इसका यूज करेंगे। मेडिकल डायग्नोस्टिक में हम यहाँ पे यूज करते हैं सर्टेन प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मॉनिटर एंटीजन, एंटीजन को मॉनिटर करने के लिए, एंटीजन एंटीबॉडी प्योरिटी देखने के लिए, ये सब के लिए होता है यार, ये पढ़ लेना यार, इसके यूजेस हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस हैं, इसको नोट कर लेना। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, सीधे इसको स्किप कर रही हूँ मैं। हम आते हैं, एक और हमारे इसमें टेक्निक होती है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे हम जो है पेज और एसडीएस पेज, दो तरीके की होती है ये, ठीक है, एसडीएस पेज और पेज। तो ये वन ऑफ द कन्वेंशनल मेथड है ऑफ एग्जामिनिंग प्रोटीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजिंग सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये फुल फॉर्म है एसडीएस पेज का, ठीक है। एसडीएस क्या है, एक डिटर्जेंट है विच कोट्स द लीनियर प्रोटीन सीक्वेंस विद अ लेयर ऑफ एसडीएस मॉलिक्यूल। एक डिटर्जेंट है जो कि लीनियर प्रोटीन सीक्वेंस को एसडीएस के मॉलिक्यूल की कोटिंग कर देगा और डीनेचर कर देगा बाय बाइंडिंग इट टू अ हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ प्रोटीन। ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज इट बिकम्स डोमिनेंट चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। द बाइंडिंग नंबर ऑफ एसडीएस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ प्रोटीन। बाइंडिंग नंबर उसी पर डिपेंड करेगा कि साइज का प्रोटीन का साइज क्या है। Therefore, there should not be any change in charge mass ratio with size.
ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि प्रोटीन्स हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस तरीके की हमारी मशीन है, यहाँ पे हमारे पास में सैंपल लोड करने की जगह है, तो हम इसमें सैंपल लोडिंग कर देते हैं और पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यहाँ पे यूज किया गया है सेपरेशन करने के लिए। और आपको पता ही है कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है वो एक तो पहले की टॉक्सिक होती है, ठीक है, टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सबसे अच्छा सेपरेशन करके आपको देती है। फिर आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, वेरिएंट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टू decant a gel that purposefully has pH gradient फ्रॉम वन एंड टू अनदर, इधर से लेके इधर तक। ये भी मतलब वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन ट्रैवल करता है पीएच ग्रेडियंट में, थ्रू दिस पीएच ग्रेडियंट तो अपनी डिफरेंट आयोनाइजेबल ग्रुप्स ईदर पिक अप और लॉस प्रोटीन। अल्टीमेटली पीएच वेयर इट्स चार्ज इज जीरो इट गेट फोकस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब ये पूरा उस पर ही प्रेजेंट है, पीएच वगैरह के थ्रू यहाँ पे हो रही है। अब इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जानना बस था आपको और कुछ नहीं था, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी जो है यहाँ पे फोरेंसिक साइंस में अगर आप पर्सनल गाइडेंस मुझसे लेना चाहते हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हो, बुक्स के रिगार्डिंग हो, फॉरेंसिक की फील्ड में कुछ भी जानना है ना, जॉब्स, करियर अपॉर्चुनिटीज, कैसे इस पाथ पे जाएं हम, कैसे जो है सीआईडी में जाएं, आईबी में जाएं, सीबीआई ऑफिसर हम कैसे बन सकते हैं, ये सब जानना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो वीडियो कॉल के थ्रू। आपको बस करना क्या है, रजिस्ट्रेशन लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी की डिटेल्स आपको 24 आवर्स के अंदर ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है लेक्चर, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1 इज which technique separates charged particles using electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके कौन सी टेक्निक सेपरेशन करती है, हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है आयंस का, वो किस पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, magnitude of charge and mass of molecule and magnitude of charge and mass of molecule, same shape और charge दो चीज अलग दी हुई हैं। थर्ड क्वेश्चन, which of the following statement is true about migration of molecules, biomolecules? कौन सा true है, the rate of migration is directly proportional to the resistance of medium। देखो, the rate of migration is directly proportional to the resistance of medium, rate of migration is directly proportional to current, low voltage is used for separation of high mass molecule, rate of migration is inversely proportional to current। भाई ये आपको बताना है, वो जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बताया था उसके हिसाब से बताना। नेक्स्ट, अग्रोस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? अग्रोस आप किस में से ले सकते हो, नीचे सारे एल्गीज के नाम दिए हुए हैं, इनमें से आप कौन से में से आग्रोस जेल निकाल सकते हो, समझ गए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिनोटेड एज म्यू इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, ये जो म्यू है इसको क्या मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देते हैं, वी वी वाई ई वाई वी 1 बाय ईवी, क्या बोलते हैं। अब आपको इन सब के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। इतना लेक्चर देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।